डब्ल्यूएचओ ने सिरप का इस्तेमाल न करने की बात कही है और बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 4 सिरप की वजह से इन 66 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की किडनी फेल हो गई और जिसके चलते बाद में उनकी मौत हो गई। बेहद सनसनीखेज खबर अफ्रीकी देश गाम्बिया से, जहां भारत के हरियाणा में बने एक सिरप से 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि आरोप यह भी है कि डब्ल्यूएचओ को लेटर लिखा गया, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो इस संबंध में मांगी गई हैं जो अभी तक डब्ल्यूएचओ के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। और डब्ल्यूएचओ का भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल कफ सिरप पर अलर्ट जारी हो गया है। मेडेन फार्मास्यूटिकल की सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कंपनी की दवाओं की क्वालिटी ठीक नहीं थी, उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है, जिसके चलते इन बच्चों की मौत हुई है। यह आरोप डब्ल्यूएचओ के द्वारा मेडेन फार्मास्यूटिकल पर लगाया गया है और मेडेन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री फिलहाल हरियाणा में मौजूद है, जिसको लेकर अब भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। इस कंपनी के सैंपलिंग जो दवाइयां हैं उनके सैंपल्स का कलेक्शन कर लिया गया है, उनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बाकायदा डब्ल्यूएचओ की जेनेवा में जो ऑफिस है उसको भारत सरकार के द्वारा लेटर लिखा गया है और लेटर लिखकर इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो मांगी गई है। और आपको बताते चले कि 66 बच्चों की मौत के बाद आखिर कौन सी है वो कफ सिरप, उसकी डिटेल आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए 66 बच्चों की मौत, जिसका आरोप 4 ऐसी कफ सिरप हैं जिनके चलते यह कहा जा रहा है कि इन बच्चों की मौत हुई है। प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन इसमें पाया जाता है। ये 4 दवाइयां हैं। सबसे पहले दवाई की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लेबलिंग और बॉटल्स के सैंपल का डिमांड किया गया है डब्ल्यूएचओ से, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या मौत का कारण ये दवाइयां ही हैं। जो दूसरी दवा है वो देखिए, कोफैक्स बालिन बेबी कफ सिरप है, ये दूसरी दवा है। इन 4 दवाओं पर आरोप लगा है कि इनको पीने के बाद 66 बच्चों की मौत हुई है, किडनी में उनके प्रॉब्लम आ गई है और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पहले हुई और जिसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाए। तीसरी जो कफ सिरप है वो मकॉफ बेबी कफ सिरप है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप वॉल पे देख रहे हैं। ये तीसरी कफ सिरप है और चौथी कफ सिरप भी आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जिन 4 कफ सिरप पर आरोप लगा है वो कौन कौन सी है। चौथी कफ सिरप जो वो है वो मैग्रीप एंड कोल्ड कफ सिरप है। ये 4 ऐसी कफ सिरप है जो हरियाणा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और इसके बाद इसको गाम्बिया एक्सपोर्ट किया गया, जहां पर 66 बच्चों की मौत हो गई और इन्हीं 4 कफ सिरप पर आरोप लगे हैं। अब इसी संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं प्रतिमा का, जो और भी डिटेल में आपको इस पूरी खबर को समझाएंगी। प्रतिमा। बिल्कुल विपिन, देखिए ये हैरान कर देने वाली खबर है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी हुई अपने दर्शकों को हम दे दें। सिरप से मौत पर डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि सिरप में डाइथिलीन, ग्लाइकोल, इथिलाइन, ये सारे कंपाउंड्स मिलाए गए हैं। ये सब कुछ कहा गया है। सिरप का स्वाद बढ़ाने में इनका इस्तेमाल दवाओं में किया गया है। इन कंपाउंड का इस्तेमाल 0.14 mg/kg 1 किलो दवा में किया जाता है। जानलेवा साबित हो सकता है। ये डब्ल्यूएचओ ने सिरप में कंपाउंड की मात्रा का खुलासा नहीं किया हालांकि, लेकिन जो कंपाउंड इसमें डले हुए हैं उसका जिक्र किया है कि ये कंपाउंड बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो कंपाउंड मात्रा जो है वो अधिक मात्रा में डलने की वजह से ही क्या बच्चों की मौत हुई है। और इसी संबंध में एक गहन चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी है और हमारे 2 संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देंगे। डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ब्रिटेन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और इसके अलावा डॉक्टर DK गुप्ता चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ लाइव है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे 2 संवाददाता कुमार कुंदन और शालिनी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं डॉक्टर रणजीत आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो इस तरह की फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं वो बाकायदा लाइसेंस उनको मिलता है,
कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के मानक पर खरे उतरते हैं, दवाई बनती है और उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता है। जिस देश में ये दवाइयां जाती हैं वहां की सरकारें भी इसको टेस्ट करती हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या फिर सप्लाई की जाती है आगे। जिस तरह के आरोप लगा रहा है WHO इन कंपनीज पर, इन दवाइयों पर, इस पूरे पिक्चर को आप कैसे समझते हैं और क्या जितनी सिंपल ये कहानी दिख रही है इतनी सिंपल स्टोरी है ये? देखिए प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कफ सिरप है इसका इंडिकेशंस मुझे समझ में नहीं आता है, रियली इट्स इंडिकेटेड और नॉट। दूसरा बात इसको समझना है, इसमें जो सॉल्ट जो आप दिखा रहे हैं इथिलीन ग्लाइकोल और जो भी ग्लाइकोल है इसका यूज बेसिकली यूज होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट में। तो अगर हम इसको स्पूरियस के रूप में अगर मिला दे कहीं भी, बिकॉज इट्स ए स्वीट होता है, बेसिकली ये स्वीटनेस होता है, तो किसी भी लिक्विड में आप मिला देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाएगा। अगर इसको कोई भी अगर स्मॉल अमाउंट में भी अगर कोई ले लेता है तो उससे क्या होता है कि उसको स्टार्ट होता है वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, उसके बाद किडनी डैमेज करता है, समटाइम दे डेवलप द ब्रेन डैमेज, ए सीजर मतलब कि एपिलेप्सी जैसा सिम्टम्स पेशेंट डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे 20 साल के प्रैक्टिस में हमने आज तक कभी भी कोई भी कफ सिरप का यूज नहीं किया, बीइंग रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट, जहां खांसी इज मोर इम्पोर्टेंट है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि इसका क्या इंडिकेशन था, हमने क्यों इसको बनने दिया और इसका क्या यूज हमने इस बच्चे में दिया। तो रियली इट्स ए need to more discuss about this type of topic with the scientific team कि why बिल्कुल सर, लेकिन सवाल तमाम तरह के इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, WHO अगर सीधा सवाल उठा रहा है तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि इसको कितना प्रामाणिक माना जाए। डॉक्टर DK गुप्ता, इस खबर को आपने सुना और समझा, सर ये किस तरीके से लिया जाना चाहिए इसको, क्योंकि बाकायदा स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, कोई भी दवाई बनती है उसका कंपाउंड जो है वो आपको बाकायदा लेबल पे उसका जिक्र करना होता है, फिर इतना बड़ा मामला कैसे सामने आया सर? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं उनसे सहमत हूँ कि बच्चों में नॉर्मली हम कफ सिरप अवॉइड करते हैं और खास करके जो इस तरह के मल्टीपल कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप होते हैं कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं और कभी कभी डैमेज भी कर सकते हैं, जैसा अभी हो रहा है। तो इसलिए जो वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं किसी भी देश की, चाहे वो जाम्बिया हो, इंडिया हो, तो वहाँ पे रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है उनको कंट्रोल करना चाहिए कि ये कैसे पास होके, मतलब लाइक जो ऐसे कॉम्बिनेशन जिनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं, जिनका बहुत सारा बेनिफिट्स नहीं है, जिनके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, उनको मार्केट में क्यों लाइव किया जाता है। दूसरी बात जो अभी तक खबर आई है और CDS को ने जो जांच भी उठा दी है WHO को, जो खबर को संज्ञान में लेते हुए कि जो डाई इथाइल ग्लाइकोल है इसकी वजह से पॉइजनिंग के चांसेस हैं और ये नॉन पॉइजन है। 20वीं शताब्दी में इससे कई सारे पॉइजनिंग के बड़े बड़े केसेस और बड़े बड़े आउटब्रेक्स हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट डिफरेंट कफ सिरप में, एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो इसके जो नॉन साइड इफेक्ट्स हैं हम सबको बताएं, अगर किसी व्यक्ति ने लिया है, किसी बच्चे ने लिया है, तो अर्लियर साइड इफेक्ट जो होते हैं इसके वो होते हैं न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट होते हैं। उसमें बच्चे को नॉर्मली जो होता है कि उसको कंफ्यूजन होगा या चलने में दिक्कत होगी, उसकी आवाज गड़बड़ हो जाएगी, बेहोशी होगी, इरिटेशन होगा और लेटर ऑन कभी कभी दौरा और कन्वल्जन और डेथ हो सकती है। सेकंड साइड इफेक्ट होते हैं इसके रेस्पिरेटरी, जिसमें गले में दर्द होना। बिल्कुल सर, सवाल यही है कि अगर नॉन पॉइजन है तो आखिरकार कंपनियां इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं और इनको इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों दी? आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे इसी सवाल के साथ। इसी खबर से जुड़ी हुई अगली एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सिरप मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूरे मामले पर भारत सरकार को लेटर लिखा है और भारत सरकार की नजर भी है, इसको क्लैरिफाई करते हुए नजर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा सरकार के पास फिलहाल विस्तृत जानकारी नहीं है और यह भारत को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। यह बड़ा बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देते हुए नजर आए। ये विषय हरियाणा सरकार का इतना नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोई बात होती है तो सबसे पहले भारत सरकार डील करती है उसको, तो इसलिए जो भी कुछ डील करेंगे वो डील करेंगे। हमें तो अभी इस बात का कोई भी जानकारी नहीं है कि वास्तव में कोई घटना इस प्रकार की उसी दवाई के कारण से हुई, किसी और कारण से हुई, या आजकल भारत सरकार के पीछे भी, भारत देश के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं बदनाम करने के लिए, कुछ शिला ठोक दिया हो। तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, भारत सरकार जो भी कुछ करेगी हमसे करेंगे।
तो सुना आपने, जांच की बात तो मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, लेकिन साजिश की बात से भी इनकार नहीं कर रहे। हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दे दिया। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनीपत की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ होगी जांच। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और ये भी कहा है कि अगर गलती पाई जाएगी तो जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये साफ कर दिया है अनिल विज ने, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के, कि इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी और जांच के आदेश दे भी दिए गए और अगर गलती पाई जाती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस सिरफ में जहर की खबर के बाद अब टीवी 9 भारतवर्ष मेडेन फार्मा के दिल्ली ऑफिस पहुंचा है ये जानने के लिए कि कंपनी का पक्ष क्या है। लेकिन मेडेन फार्मा के दिल्ली ऑफिस में ताला बंद मिला। मेडेन फार्मा के कर्मचारी का भी कुछ भी कहने से उन्होंने कैमरे पर इनकार कर दिया और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी करने की कोशिश की कि आखिरकार इतना बड़ा आरोप जो भारतीय कंपनी पर लग रहा है उस पर कंपनी का क्या कहना है। लेकिन कंपनी के दिल्ली दफ्तर पर ताला बंद मिला। जो कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले वो भी फिलहाल कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। और हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शालिनी, आपने वहां का दौरा किया, इतनी बड़ी खबर, इतने बड़े आरोप, भारत सरकार अपने स्तर पर जांच कर रही है, WHO लेटर लिख रहा है और पूरे गांबिया में 66 बच्चों की मौत, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का कोई रिएक्शन ना आना, कंपनी पर ताला बंद होना, यह सब किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या डायरेक्शन में यह पूरा मामला जाते हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले विपिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं गई तो क्या हुआ। सबसे पहले मैं सुबह जैसे ही खबर आती है मैं सुबह 10 बजे उस कंपनी के जो कॉर्पोरेट ऑफिस है पीतमपुरा में वहाँ पहुँचती हूँ। वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले जाकर कि किसी से बात हो सके। तो मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा है जो पूरी जानकारी दे सकता है मुझे कंपनी के बारे में, कंपनी की दवाइयों के बारे में, कहाँ कहाँ सप्लाई होती है उनके बारे में। तो मुझे कोई भी इनकार कर देते हैं सभी कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। आप हमें को समय दिया जाता है कि 12 से 1 बजे के बीच आप आइए और तब आपको ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन जब मैं दोबारा से वहाँ पहुँचती हूँ तब तक वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है। सभी लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे कुछ समय पहले तक वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। मतलब वो इस बात की पूरी प्लानिंग में थे कि हम सभी को एक टाइम देंगे और उस टाइम से पहले हम वहाँ से निकल जाएंगे। मतलब उन्हें मीडिया के किसी को भी उनको जवाब नहीं देना था। शालिनी, जो कंपनी का रुख है वो ये जाहिर कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुख करते हैं प्रतिमा का। प्रतिमा, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऑल इंडिया ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर का बयान सामने आया इस पूरे मसले पर। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत में मेड इन फार्मास्यूटिकल की आपूर्ति नहीं है, मेड इन फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात करता है, ये कहा गया है। और इसके अलावा कहा गया है कि हम DGCI की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद अब आपको हम बता रहे हैं कि ऑल इंडिया ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि मेड इन फार्मास्यूटिकल आपूर्ति नहीं करता है भारत में। और DCGI को WHO ने पैकेजिंग के लेबल की फोटो शेयर नहीं की है, ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद WHO की तरफ से भारत सरकार को जो बेसिक डिटेल्स इस कंपनी के बारे में होनी चाहिए वो अभी तक शेयर नहीं की गई है। WHO ने बैच की भी जानकारी नहीं दी गई है कि किस बैच की दवा गांबिया भेजा गया। DCGI ने 4 दिन पहले WHO के ऑफिशियल ईमेल पे बाकायदा एक लेटर लिखा और इसकी टेस्टिंग के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज जो थी उसको पूरा करने के लिए इसके लेवल और बैच की जानकारी भी मांगी। टेस्टिंग के लिए मेडेन फार्मा के सैंपल्स भी मांगे गए, लेकिन अभी तक इस मेल के बाद कोई WHO की तरफ से इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट नहीं किया गया है। और बच्चों की मौत का संबंध 4 सिरफ से है। ये बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। ये WHO कह रहा है कि जो 66 बच्चों की गांबिया में मौत हुई है उन बच्चों के मौत का संबंध भारत में बने इन्हीं 4 कफ सिरफ से है। ये WHO कहता हुआ नजर आया। सिरफ पीने से किडनी पर असर हुआ जिसके बाद इन बच्चों की मौत हुई। WHO ये कह रहा है और सभी देश बाजार से इन 4 सिरफ को, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको मार्केट से हटा दें क्योंकि इसको पीने से बच्चों की मौत तक हो सकती है। WHO क्लैरिफाई करता हुआ नजर आया।
और इस दवा में क्या कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का क्या कुछ असर होता है, उसकी जानकारी मेरी सहयोगी आपको प्रतिमा देने जा रही है। प्रतिमा। बिल्कुल, जो खास एक्सपर्ट्स, जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इसमें मिठास बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स डाले जाते हैं जो जहरीले साबित हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए समझना जरूरी है कि कौन से कंपाउंड्स हैं और ये किस तरीके का जहर है। पहले इसको आप समझिए। 2 दिन में उल्टी दस्त होने लग जाती है। पहले 2 दिन में ये जिस तरीके के कंपाउंड्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसका असर हम आपको बता रहे हैं कि पहले 2 दिन में ही उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। कुछ ऐसा असर इनमें पड़े हुए कंपाउंड्स का होता है। माइनर कोमा में भी बच्चा या मरीज जो इसका सेवन कर रहा है वो पहुंच सकता है। अगर हम इसके दूसरे फेज की जानकारी आपको दें तो जानकारी के मुताबिक तीसरे चौथे दिन तक किडनी फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। यहां तक कि बीपी, हार्ट बीट अनियमित हो सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस कफ सिरप के लगातार हो रहे सेवन के बाद किस तरीके का असर मरीज पर, पेशेंट पर पड़ सकता है। तीसरे फेज की जानकारी आपको दे दें, 5वें से 10वें दिन पैरालिसिस, डीप कोमा में चला जाता है मरीज। ये असर होता है इनमें पड़े हुए कंपाउंड्स का। मौत का सबसे ज्यादा खतरा तीसरे फेज के बाद हो जाता है। तो इसलिए इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। इसके अलावा गाम्बिया में 66 मौत के बाद भारत में जांच शुरू हो गई इस पूरे मसले की। WHO ने DCGI को इस मामले में जानकारी दी है। DCGI ने सिरप की जांच शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी। कुमार, इस पर ज्यादा अपडेट दीजिए जरा। देखिए प्रतिमा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि WHO ने जो कुछ भी किया है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है। आपको याद होगा कोविड के टाइम में भी WHO की कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे लग रहा था कि वो बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। मसलन अगर WHO से चीज़ें मांगी गई तो अभी तक WHO ने क्यों नहीं रिप्लाई किया? सबसे पहले सीधा उन्होंने एक तरह से गैग ऑर्डर लगा दिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लेवल पे सारी तैयारियां की हैं और बाकायदा सैंपलिंग इकट्ठा भी किया गया है। देखिए 2 टीमें हरियाणा पहुंची हैं। एक तो हरियाणा सरकार की टीम पहुंची है चूँकि वो उसकी फैक्ट्री कोंडली में है जो कि हरियाणा में पड़ती है। दूसरी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहाँ से भी जो है एक टीम गई हुई है और वो भी सैंपलिंग कर रही है। तो सैंपल के रिजल्ट अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि वाकई में इसमें ऐसा कोई सब्सटेंस था क्या जिससे कि मौत हो सकती है इसके सेवन के बाद। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को लेकर बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ कहना है सूत्रों के हिसाब से हेल्थ मिनिस्ट्री में कि हम हर कदम फूक कर रहे हैं और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम उसका सबूत चाहते हैं। शायद यही वजह है कि हमने सैंपलिंग किया है। लेकिन इसके साथ ही जिस हिसाब से गैग ऑर्डर लगाया गया है और जिस हिसाब से इतनी बड़ी खबर के बाद भारत सरकार सतर्क है, फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बहुत सारी कुंदन ऐसी जानकारी है जो WHO से आनी है और उस जानकारी को भारत सरकार ने WHO से मांगा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रुक करेंगे, हमारे साथ 2 खास मेहमान डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ब्रिटेन से लाइव मौजूद हैं। रणजीत सर, 2 चीजें आपने बताई। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। आपने ये बताया कि ये स्लो पॉइजन है। अगर ये कंटेंट है उसमें तो इससे बच्चों की मौत हो सकती है, ये नोन फैक्ट है। इसको जानने के बाद क्या किसी दवा कंपनी को इसका इस्तेमाल करने की इजाजत होती है? क्या इसका कोई मानक भी होता है? और कोई कंपनी अगर इसका इस्तेमाल करती भी है और किसी देश में इसका सप्लाई होता है तो इसकी जांच करना, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स की जांच करना क्या उस देश का काम नहीं है? आप सही कह रहे हैं। एक काम इंडियन गवर्नमेंट का ही है। उसको पता करना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या बन रहा है जी, कैसे बन रहा है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पता है कि मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें कितने उसका अमाउंट है। अगर ये सच है तो रियली इस इंडिया के लिए बहुत शेमफुल बात है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है या किसी भी मुल्क को बिजनेस करना है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है जी। और WHO इस तरह से कोई भी आदमी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। जो आप अभी मैं देख रहा था, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को ब्लेम करने की बात, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना डेफिनेटली है कि कोई भी चीज अगर स्पूरियस अगर मिला है, उसको ब्लेम अगर कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे रीजन है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है, तभी वो इस लेवल तक आ चुका है। जी डॉक्टर रणजीत, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ है। डॉक्टर DK गुप्ता, आप सहमत हैं वो तमाम बातें जो डॉक्टर रणजीत कह रहे हैं उनसे? और बात इसकी भी हो जाती है ना सर कि एक वयस्क के लिए जो दवाई बन रही है वो और एक बच्चे के लिए जो दवाई बन रही है, कंपाउंड अलग अलग है और उनका परसेंटेज अलग अलग है। तो इन चीज़ों की तो जाँच होनी चाहिए ना सर, इससे पहले कि उसका इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हो।
हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले बताना चाहूँगा, मैं एक डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों को डॉक्टर हूँ। हम लोग बच्चों में दवाएं बड़ा सोच समझ के कर देते हैं और उनकी डोजिंग है, उनका कंपोजिशन है, बहुत तरह से देखा जा सकता है उन सबके। डॉक्टर गुप्ता, संभव हो तो गाड़ी अगर आप रोक सकते हो तो रोक कर बात करिए, क्योंकि नेटवर्क में थोड़ी समस्या आ रही है। जी, तो वही मैं कह रहा था कि ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री के, वो बहुत हाईएस्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सस्ती दवाइयों के चक्कर में हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट कर देते हैं। उसकी वजह से जो कंपोजिशन है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो गई, या जो हमने मानक थे उनमें कहीं ना कहीं ढील बरत दी, उसकी वजह से जो कंपोजिशन है, जैसे हम जानते हैं एक ही दवाई होती है, वो कभी कभी आपकी हेल्थ को बचा सकती है या आपको स्वस्थ कर सकती है, और उसकी अगर मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, इवन जान तक ले सकती है। बहुत सारी आयुर्वेद में भस्म होती हैं, जो लो डोज में दें तो उनका फायदा होता है, अगर हाई डोज में दें तो किडनी डैमेज और हार्ट डैमेज करती है। ऐसे भी कोई दवाई हो, चाहे एलोपैथी को चाहे आयुर्वेदिक। बिल्कुल सर, गंभीर आरोप है और इन आरोपों की जांच भी होनी चाहिए। हालांकि डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चैलेंज हुई है, लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले में 66 बच्चों की मौत को बेहद गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद तथ्य निकलकर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का